Hello friends. Hello friends. Welcome to all. I am Dr. Sunita Beniwal, Assistant Professor of Economics, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हेतमसर झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश के निर्धारक तत्व। निवेश के निर्धारक तत्वों को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि एक जो इन्वेस्टर होता है वो दो तरह से इन्वेस्ट कर सकता है, एक शॉर्ट टर्म में और दूसरा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्ट किया है उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मीनिंग है कि जो करंट एसेट्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो शॉर्ट टर्म का होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। और इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर किया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स में हम किनका एग्जांपल लें, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, लैंड है, मशीनरी है, फर्नीचर है आदि, इनको शामिल किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि एक इन्वेस्टर कहीं भी पैसा लगाता है या इन्वेस्ट करता है या किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वह दो बातों को ध्यान में रखता है। पहला है MEC यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता, और सेकंड है रेट ऑफ इंटरेस्ट। MEC क्या होती है कि जो निवेशक किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहा है उससे उसको कितना रिटर्न या प्रॉफिट मिलेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्म को इन्वेस्ट करने के लिए उधार भी लेना पड़ता है और उस उधार पे जो वो ब्याज चुकाता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में शामिल किया जाता है। तो निवेशक इन्वेस्ट करता है तो MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों में कंपैरिजन करता है कि उसको जो लाभ है वो कितना मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज के रूप में उसे कितना चुकाना पड़ रहा है। तो पहले हम इन कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो क्या है कि एक इन्वेस्टर जो है वो किसी भी जो कैपिटल एसेट्स हैं उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उससे वो लाभ की क्या उम्मीद या प्रत्याशा रखता है, उसे MEC कहा जाता है। MEC को लाभ की प्रत्याशित दर या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हैं। MEC को IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या प्रतिफल की आंतरिक दर भी कहा जाता है। अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC का मीनिंग क्या है कि एक जो इन्वेस्टर है वो किसी भी मशीनरी मान लो या किसी भी एसेट्स में अगर पैसा लगाता है तो जैसे मशीन की एक एक्स्ट्रा यूनिट को ख़रीद रहा है वो, तो उसको ख़रीदने पे उसका जो खर्चा हुआ है उसके ऊपर उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है उस रेट को बताती है। यानी MEC क्या हो जाएगी, लाभ की वह प्रत्याशित दर जो एक निवेशक पूंजी पर प्राप्त करने की उम्मीद करता है या आशा करता है। अब है जो MEC है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, वो भी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला ये है कि जो हमारी जो हम जहाँ पैसा लगा रहे हैं, जिस मशीनरी पे या जिस एसेट्स पे हम पैसा लगा रहे हैं उससे हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या मिलेंगे। मशीन पे पैसा लगाने से हमें कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है। दूसरा है सप्लाई प्राइस, यानी जिस भी मशीनरी या एसेट्स के ऊपर हमने पैसा लगाया है उसकी कॉस्ट कितनी है, यानी उस मशीनरी को ख़रीदने में हमारा जो खर्चा है वो कितना आ रहा है। यानी कॉस्ट ऑफ मशीन को ही हम सप्लाई प्राइस ऑफ रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। और अगर हम डिटेल में देखें इसको तो सप्लाई प्राइस का मीनिंग क्या है कि जैसे कोई इन्वेस्टर है उसके पास पुरानी मशीन है तो उस पुरानी मशीन के बदले में अगर वो नई मशीन ख़रीदता है तो उस नई मशीन पे आने वाला जो खर्चा है उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई प्राइस ऑफ रिप्लेसमेंट। और ये पूंजीगत परिसंपत्ति का संभावित लाभ,
ये क्या है कि उस मशीनरी को खरीदने पर, माना वो मशीन जो है वो 5 साल चलेगी, तो उस मशीन की लाइफ कितनी हो गई, 5 साल। तो किसी भी मशीनरी या एसिड्स से उसकी लाइफ टाइम में हमें कितना नेट रिटर्न मिलता है, वो क्या हो जाएगा, उससे मिलने वाला संभावित लाभ। यहाँ हम नेट रिटर्न की बात कर रहे हैं। मान लीजिए वो मशीन 10 साल चली और हर साल हमें उससे 1,000 रुपये मिल रहे हैं, और उस मशीन पे हमारा जो खर्चा हो रहा है वो 100 रुपये हो रहा है, तो नेट रिटर्न कितना हो गया, 1,000 रिटर्न जो मशीन से मिला माइनस उस मशीन पे जो 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, वो उन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 900 रुपये। तो ये 900 रुपीज़ जो है वो नेट रिटर्न है। अब है एमईसी। एमईसी को हम कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए एमईसी को हमने आई से डिनोट किया है, तो एमईसी इजिकल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन पी। आई तो हो गया एमईसी या पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता, यानी जिस मशीनरी या एसिड्स पे हमने पैसा लगाया है उससे हमें कितना लाभ मिलने की संभावना है। तो ये किस पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। पहला है वाई और दूसरा है पी। वाई तो क्या हो जाएगा कि किसी टाइम में हमने किसी मशीनरी या एसिड्स में जो पैसा लगाया है उससे हमें रिटर्न इनकम कितनी मिलेगी, वो तो हो गया वाई। पी यहाँ है उस मशीनरी की सप्लाई प्राइस, या उस मशीन को ख़रीदने में हमारी कितनी कॉस्ट आई है, ये जो लागत आई है वो है यहाँ पे पी। यानी हम क्या कहेंगे, एमईसी यहाँ पर क्या है, एमईसी जो होती है वो है बट्टे की दर होती है, जो कि उस मशीनरी की पूरे जीवन काल में मिलने वाला जो संभावित रिटर्न है उसकी वैल्यू को उस मशीन पे होने वाला जो खर्चा है यानी पी जो है उसके बराबर कर देती है। एमईसी को एक हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हम मान लेते हैं कि एक इन्वेस्टर है, उसके पास पहले से मशीनें हैं, अब वो कोई एक नई मशीन को परचेज करता है, तो उस नई मशीन को ख़रीदने पे उसकी कॉस्ट आती है 10,000 रुपये, यानी सप्लाई प्राइस या उस मशीन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 10,000 रुपये। और उस मशीन से वो ये उम्मीद रखता है कि हर वर्ष उस मशीन से उसे 6,000 रुपये मिलेंगे, यानी वो प्रत्याशित आय की कितनी उम्मीद कर रहा है, 6,000 रुपये। तो यहाँ हम एमईसी को कैसे निकालेंगे, आई इजिकल टू वाई अपॉन पी। एमईसी निकलेगी वाई मतलब ये वाई, ये ऊपर हम रखेंगे वाई। वाई जो है वो क्या होगा, उससे मिलने वाली इनकम वो हमने कितनी मानी है, 6,000 रुपये, अपॉन पी जो है वो क्या है, उस पे आने वाली कॉस्ट या उस मशीन को ख़रीदने पे आने वाला खर्चा वो कितना है, 10,000। तो एमईसी इजिकल टू हो जाएगा 6,000 बट्टे 10,000 इंटू 100। तो ये निकल के कितना आया, 60%। तो यहाँ एमईसी कितनी हुई, 60%, यानी एमईसी लाभ की वह दर है जिसे एक जो इन्वेस्टर होता है वो उस कैपिटल या मशीनरी पर प्राप्त करने की उम्मीद या आशा रखता है। अब है इस कॉन्सेप्ट को हम एक फार्मूले से भी देखते हैं। कीन्स क्या मानते थे कि जो एमईसी होती है, यानी हम किसी भी मशीनरी पे जो पैसा लगा रहे हैं उससे हमें नेट रिटर्न मिलने की जो उम्मीद है, वो एमईसी इतनी तो अवश्य होनी चाहिए कि जितना हमने उस मशीन के ऊपर ख़रीदने में खर्चा किया है उसकी भरपाई अवश्य हो सके। यहाँ हम एक फार्मूला देखते हैं, सी, ये फार्मूला हमारे सामने दिया हुआ है। इस फार्मूले में हम देखते हैं कि जो सी आर है, सी आर क्या है, सप्लाई प्राइस ऑफ मशीनरी या एसिड्स, यानी उस मशीन को ख़रीदने के लिए हमारी कॉस्ट कितनी आई है वो यहाँ पर है सी आर। और इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट या प्रतिस्थापन लागत भी कहते हैं, क्योंकि हमने पुरानी मशीन के बदले जो नई मशीन खरीदी है उस पर हमारा जो खर्चा आ रहा है वो यहाँ पर क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यानी सी आर क्या हो गया, जो भी नई एसिड्स या मशीनरी हमने खरीदी है उस पर आने वाला खर्च। ऊपर देखिए आप R1, R2, R3 ये सब क्या है कि जो मशीनरी या कैपिटल एसिड्स हमने खरीदी है उस पर हमें प्रति वर्ष
कितनी जो इनकम मिलने की संभावना है वो हो जाएगा R1, R2, R3। R1 पहले वर्ष में कितनी इनकम मिलने की उम्मीद है, R2 दूसरे वर्ष में कितनी प्रत्याशित आय मिलेगी और R3 तीसरे वर्ष में कितनी प्रत्याशित आय मिलेगी। नीचे जो आई है वो है MEC या बट्टे की दर, इसको रेट ऑफ डिस्काउंट, कटौती की दर भी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए CR तो क्या हो गया, कॉस्ट, उस मशीनरी को ख़रीदने पे हमारी जो कॉस्ट या सप्लाई प्राइस है। R1, R2, R3 क्या हो जाएगा कि हर वर्ष उस मशीनरी से हमें कितनी इनकम मिलने की पॉसिबिलिटी है। आई हो जाएगा MEC। अब हम अगर इस फार्मूले को इजी फॉर्म में हम देखना चाहते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि जो हर वर्ष इस मशीन से मिलने वाली जो इनकम है वो सेम ही है, यानी R1, R2 और R3 जो है वो सेम है। ऐसी कंडीशन में हम इस फार्मूले को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, CR = R/1 + IR। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो CR तो क्या हो गई, मशीनरी की कॉस्ट, R हो गई उस मशीन के टोटल लाइफ टाइम या जीवन काल, मान लीजिए वो मशीन 3 साल चलेगी तो उस 3 साल में उस मशीन से मिलने वाली संभावित इनकम वो हो जाएगी कैपिटल R। आई जो है वो हो जाएगी MEC। अब हम ये देखते हैं कि हमें मशीन की जो कॉस्ट है वो CR है, मशीन की कॉस्ट क्या है, CR है, वो हमें पता है, तथा साथ ही हमें मशीन से जो टोटल जीवन काल में जो रिटर्न मिलेगा यानी R है वो भी हमें पता है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या निकाल सकते हैं, आई या MEC को हम निकाल सकते हैं। सेकंड है कि हमें CR दी हुई है, CR मतलब मशीन की कॉस्ट। तो ऐसी कंडीशन में CR की वैल्यू हमें फिक्स दी हुई है। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि MEC या जो आई है वो कब बढ़ेगी, ये तभी बढ़ेगी जब R है वो बढ़े। थर्ड है कि अगर हमें R दिया हुआ है, R की वैल्यू हमें दी हुई है और जो MEC या I है, MEC या I है वो कब बढ़ेगी, जब CR जो है वो घटेगा। ये हमें इस फार्मूले से पता चल रहा है। अब है कि MEC या जो I है, एक इन्वेस्टर जो होता है वो क्या करता है, MEC यानी उस मशीन से मिलने वाली प्रत्याशित इनकम जो है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में, उन दोनों का कंपैरिजन करता है। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम यहाँ क्या देखते हैं कि एक इन्वेस्टर जो होता है उसके पास में इतनी इनकम नहीं है कि वो खुद की सारी कैपिटल लगा दे, तो उसको मार्केट से उधार भी लेना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में उसे बदले में ब्याज चुकाना पड़ता है। और हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में इन्वर्स रिलेशन होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो यहाँ एक इन्वेस्टर जो है वो ये डिसीजन लेता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहा है या कहीं भी वो इन्वेस्ट कर रहा है तो ये स्थिति उसके लिए लाभप्रद है या नहीं है। इसके लिए वो दो बातों को ध्यान में रखता है, MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इन दोनों का वो कंपैरिजन करके यह डिसाइड करता है कि उसके लिए उस प्रोजेक्ट में या इन्वेस्टमेंट मशीनरी में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि एक इन्वेस्टर जो होता है वो तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसकी MEC ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी I ग्रेटर देन R। इसका मीनिंग है कि उस एसेट्स या मशीनरी में पैसा लगाने से उसको मिलने वाली इनकम वो ज़्यादा है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो पैसा उसने उधार लिया उसके ऊपर जो ब्याज चुका रहा है उससे ज़्यादा अगर प्रत्याशित इनकम या एक्सपेक्टेड इनकम मिलने की उम्मीद है तो इन्वेस्टर जो होता है वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ हम देखें कि अगर MEC या जो उस मशीनरी या कैपिटल से मिलने वाली जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो ग्रेटर देन है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी उसकी जो कॉस्ट आई है उससे ज़्यादा उसको इनकम मिल रही है,
तो ऐसी कंडीशन में जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करेगा और उसको प्रॉफिट होगा। और वो कब तक ये इन्वेस्ट करता चला जाता है, जब तक उसकी एमईसी उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल ना हो जाए। जब एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, इसका मीनिंग क्या है, वो ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी वहाँ पर उसको ना ही लाभ की स्थिति है और ना ही हानि की स्थिति है। लेकिन जब एमईसी या जो मिलने वाली जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो किससे कम हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर जो है वो उस प्रोजेक्ट में या इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से उसको हानि होगी। यानी जो इनकम मिलने वाली है उसकी तुलना में ब्याज पे उसको अधिक पैसा चुकाना पड़ रहा है, इसलिए इन्वेस्टर जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो एक इन्वेस्टर जो है वो कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो दो कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसकी एमईसी कितनी है और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। और वह इन्वेस्ट तभी करेगा जब एमईसी की वैल्यू या उस मशीनरी एसेट से मिलने वाली जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो उस पर की जाने वाली कॉस्ट या ब्याज की दर से कम हो, तो वो लाभ की स्थिति में होता है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि एमईसी और जो इन्वेस्टमेंट है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने डायग्राम में एक्स एक्सिस पे लिया है इन्वेस्टमेंट, वाई एक्सिस पे हमने लिया है एमईसी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एमईसी कर्व है वो नीचे की ओर गिरता हुआ है, यानी जब एमईसी ज़्यादा है तब इन्वेस्टमेंट कम है, और जब एमईसी कम हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो यहाँ जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो एमईसी कम क्यों है, इसकी रीज़न को हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि कोई जो इन्वेस्टर है वो ये सोचता है कि मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ मशीनरी में या किसी एसेट्स में, तो उससे मुझे लाभ मिलने की उम्मीद अधिक है, तो वो क्या करेगा, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते ही जिस कैपिटल गुड पे उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिस मशीनरी पे पैसा इन्वेस्ट किया है, उसकी क्या होगी, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ने की वजह से उस इन्वेस्टर की क्या होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उस पर मिलने वाली जो प्रत्याशित इनकम या एमईसी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर जो है उसने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो उस कैपिटल गुड की डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी कॉस्ट अधिक हो गई, तो उस मशीनरी से मिलने वाली जो एक्सपेक्टेड इनकम या प्रत्याशित आय है वो निवेशक को कम मिलेगी और उसकी एमईसी जो होती है वो घट जाती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो एमईसी घटती है और जो एमईसी का कर्व होता है वो नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। दूसरा कर्व हमने यहाँ देखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कैसे निर्धारित होती है, डिटरमाइन होती है, ये डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी होती है, इनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण होता है। तो यहाँ अब हम तीन चीज़ों में रिलेशन देखेंगे, एमईसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एमईसी कर्व तो नीचे की ओर गिरता हुआ है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या स्थिर है। इसका रीज़न क्या है, किन्स ये मानते हैं कि जो शॉर्ट रन होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो फिक्स्ड मान के चलते हैं, इसलिए ये जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि किन्स के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट रन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो क्या है, फिक्स दी हुई है, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट की जो मात्रा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अपेक्षा एमईसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि एक इन्वेस्टर जो होता है वो कब इन्वेस्टमेंट करेगा या अपने इन्वेस्टमेंट को कब बढ़ाता है। तो शुरू में हम ये कंडीशन देख रहे हैं कि एमईसी कर्व जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ई पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ई पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है और वहाँ इन्वेस्ट कितना हो रहा है, ओ वाई के बराबर इन्वेस्ट हो रहा है, और इस ई पॉइंट पे क्या है, एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे के बराबर हैं और इन्वेस्टमेंट हो रहा है ओ वाई के बराबर। अब अगर इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट को घटा के ओ वाई से ओ वाई 1 कर देता है
ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि एमईसी जो है वो कर्व तो ऊपर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कर्व नीचे, यानी एमईसी तो ज़्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। एमईसी ज़्यादा का मीनिंग यहाँ ये है कि इन्वेस्टर जो है उसको मिलने वाली जो प्रत्याशित आय है वो ज़्यादा है, किससे, उसकी जो कॉस्ट या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे। तो ऐसी कंडीशन में उस इन्वेस्टर को लाभ की प्रत्याशा है तो वो वापस क्या करेगा, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा और उसका इन्वेस्टमेंट वापस OY1 से बढ़कर OY हो जाएगा और वापस हमें इक्विलिब्रियम का पॉइंट ई पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो अपने इन्वेस्टमेंट को OY से बढ़ा के OY2 कर देता है, OY2 कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम यहाँ है और यहाँ क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का कर्व तो ऊपर है और एमईसी कर्व नीचे है, यानी उस मशीनरी के लिए जो कॉस्ट चुका रहा है या जो ब्याज के पैसे चुका रहा है वो तो ज़्यादा है और मिलने वाली इनकम की जो उम्मीद है वो कम है, एमईसी कर्व नीचे है। ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट को घटा देगा वापस और वापस वो आ जाएगा OY के लेवल पे या ई पॉइंट पे। तो वापस हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। तो कंक्लूजन के रूप में अगर हम बताएं तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम यही कहेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट। एमईसी तो होती है कि किसी भी कैपिटल पे इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है उससे मिलने वाली लाभ की दर कितनी है, यानी जो इन्वेस्टर है वो पूंजी पे क्या लाभ प्राप्त करने की उम्मीद रखता है, वो तो हो गई एमईसी। और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग यानी बोरोइंग, यानी जो पैसा उसने उधार लिया है उसके लिए वो क्या ब्याज चुका रहा है। तो इन दोनों में इन्वेस्टर जो है वो कंपैरिजन करता है कि आगे उसको इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखना है या नहीं है। तो एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो कंपेयर करेगा। अगर एमईसी ग्रेटर देन आर है, यानी उसको उस मशीनरी या एसेट्स पर पैसा लगाने से मिलने वाली इनकम की संभावना जो है वो अधिक है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।